नमस्कार। आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम और अपवाह तंत्र किसी भी क्षेत्र में वर्षा द्वारा प्राप्त जल या हिम के पिघलने से प्राप्त जल एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होता है। कई सारी नदियों के तंत्र को अपवाह तंत्र और ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय all the rivers which are responsible for draining out the rainwater and snow melt water from a particular region. Correct? किसी भी नदी के द्वारा एक क्षेत्र से जल को प्रवाहित किया जाता है। जहां से नदी जल को प्रवाहित करती है या पानी को ड्रेन आउट करती है, उस क्षेत्र को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र। कुछ नदियों का कैचमेंट एरिया काफी विस्तृत होता है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी। इन बड़ी नदियों का जो विस्तृत कैचमेंट एरिया होता है उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं और रिवर बेसिन कहते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज द कैचमेंट एरिया ऑफ मेजर रिवर। लेकिन जो छोटी नदियां होती हैं जिनका जो कैचमेंट एरिया होता है वो अपेक्षाकृत कम विस्तृत होता है, इट्स रिलेटिवली स्मॉल। सच स्मॉल कैचमेंट एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय a small river stream or rivulet is known as watershed. तो किसी भी क्षेत्र में, जैसे मैं कहूं कि एक मुख्य नदी है, मुख्य नदी को कई सारी सहायक नदियां ज्वाइन करती हैं, ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। ट्राइब्यूटरीज की भी अपनी सहायक नदियां होती हैं। तो ये जो मुख्य नदी है इसके द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र अपवाहित होता है। It is draining a very large area. This large region is known as drainage basin. But within this drainage basin, इस drainage basin के अंदर कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं और हर छोटी नदी एक निश्चित क्षेत्र से जल अपवाहित करके ले जाती है। These small areas which are drained by small river streams are known as watershed. So this is drainage basin. इन सबके लिए जो जनरल टर्म है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। अब आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में जो नदियां हैं, नदियों का जो तंत्र है वो एक प्रतिरूप बनाता है, एक जियोमेट्रिकल पैटर्न बनाता है। इस जियोमेट्रिकल पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब हुआ कि नदियों का तंत्र एक पर्टिकुलर प्रतिरूप में पाया जाता है, एक जियोमेट्रिकल पैटर्न का निर्माण करता है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं। सम एरियाज हैव डेंड्राइटिक पैटर्न, some areas have parallel pattern, trellis pattern, rectangular pattern or radial. These are 5 most common type of drainage patterns created by the river stream. ये 5 मुख्य तरीके के ड्रेनेज पैटर्न हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें, जो पहला ड्रेनेज पैटर्न है, जो मुख्य नदी है उसको सहायक नदियां ऑब्लिकली ज्वाइन करती हैं, 90 डिग्री कोण पर न ज्वाइन करके एक लघु कोण बनाती हुई ज्वाइन करती हैं। इस तरह के पैटर्न को, जो कि एक वृक्ष के स्वरूप का है, इसको हम कहते हैं वृक्षाकार और डेंड्राइटिक पैटर्न। सो ये आपका हो गया डेंड्राइटिक पैटर्न। जैसे कि उत्तर भारत के मैदान पर नदियां इसी प्रकार का पैटर्न बनाती हैं। कुछ जगह विभिन्न नदियां हैं वह सहायक मुख्य नदी के लगभग पैरेलल प्रवाहित होती हैं, यह मुख्य धारा हो गई। और सहायक नदियां भी लगभग समानांतर प्रवाहित करती है, पैरेलल प्रवाहित करती है। इस तरह के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। जो तीसरा पैटर्न है इसको हम बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और सहायक नदियां मुख्य नदियों को 90 डिग्री के कोण पर जुड़ती हैं। पहली मुख्य धारा, दूसरी मुख्य धारा, यह समानांतर प्रवाहित हो रही है और जो सहायक नदियां हैं वह मुख्य धारा से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मिलती हैं। इस तरह के पैटर्न को कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न, जालीदार पैटर्न। इस तरह का पैटर्न पाया जाता है हिमालय क्षेत्र। और वहीं पैरेलल पैटर्न जो पाया जाता है वो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा जो पैटर्न है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में सहायक नदियां मुख्य नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई मुख्य नदी को 90 डिग्री कोण पर जोड़ती है। तो पहले समानांतर प्रवाहित होगी मुख्य नदी के और बाद में 90 डिग्री पर जुड़ जाएगी। इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे नरम व कठोर दोनों तरीके की चट्टानें होती हैं।
नदियां नरम चट्टानों को काटती हुई प्रवाहित होती हैं। तो यह चट्टानों से प्रभावित ड्रेनेज पैटर्न होता है। इसके अलावा एक और पैटर्न जिसको हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं। रेडियल पैटर्न उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर जो भूआकृति है वो गुंबदाकार होती है, मतलब जो मध्य भाग है वो सर्वोच्च होगा और विभिन्न नदियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। इस तरह के पैटर्न को रेडियल पैटर्न बोलते हैं। रेडियल पैटर्न जो है हमारे देश में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है और अमरकंटक क्षेत्र में भी पाया जाता है। और ये जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है ये कई पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार के कई क्षेत्र हैं वहां पे पाया जाता है, जैसे कि कर्नाटक के कुछ क्षेत्र जहां पे चट्टाने कठोर है वहां पे पाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य ड्रेनेज पैटर्न्स है। अगर हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र पाया जाता है। आप देख सकते हैं इस मानचित्र में कई सारी नदियां हमारे देश से जल प्रवाहित करके ले जाती हैं। वाटर ड्रेन्ड बाय द रिवर्स इज डिस्चार्ज्ड आइदर इन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। दोनों सागरों में जल विसर्जित किया जाता है नदियों के द्वारा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। कई आधार पर हम हमारे देश के अपवाह तंत्र को विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट बेसिस इज डिस्चार्ज ऑफ वाटर। जल विसर्जन के आधार पर हम हमारे ड्रेनेज सिस्टम को विभाजित कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर वी कैन डिवाइड आवर ड्रेनेज सिस्टम इनटू टू कैटेगरीज, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। जो अरेबियन सी अपवाह तंत्र है वह हमारे देश के लगभग 23% हिस्से को अपवाहित करता है। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें, टोटल रेनफॉल के शेयर के बारे में बात करें तो लगभग 10% रेन वाटर हमारे देश का अरब सागर की ओर प्रवाहित होता है। वहीं बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम ऑक्युपाइज अराउंड 77% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 77% भाग हमारे देश का बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम द्वारा अपवाहित होता है। और जल के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो लगभग 90% जल जो हमारे देश का है वह बे ऑफ बंगाल में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार ज्यादातर जो जल है हमारे देश का वो बे ऑफ बंगाल की तरफ प्रवाहित होता है। वाटरशेड के आकार के आधार पर हम ड्रेनेज बेसिन्स को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मेजर रिवर बेसिन्स। मेजर रिवर बेसिन वह बेसिन है जिनका विस्तार 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है या उससे ज्यादा है। मीडियम रिवर बेसिन्स ऐसे रिवर बेसिन जिनका विस्तार 2,000 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 20,000 किलोमीटर स्क्वायर तक है। और माइनर रिवर बेसिन जिनका विस्तार 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। तो ये आकार के आधार पर, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, जितनी भी मुख्य नदियां हैं वह मेजर रिवर बेसिन का भाग है। वहीं कुछ छोटी नदियां, प्रवरा, पूर्णा, ये जो छोटी छोटी नदियां हैं यह मीडियम का है। और हजारों की संख्या में हमारे देश में माइनर रिवर बेसिन्स हैं। एक और आधार है जिस बेसिस पर हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम को विभाजित कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। उद्गम के आधार पर और विशेषताओं के आधार पर। उद्गम और विशेषताओं के आधार पर हम हमारे देश के ड्रेनेज सिस्टम को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम मुख्यतः उन नदियों से मिलकर बना है जिनका उद्गम हिमालय में होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु रिवर। और वहीं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में वह नदियां हैं जिनका उद्गम मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार में। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम इंडस व उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। इंडस मुख्य नदी है। इंडस नदी, सिंधु नदी भी बोलते हैं, का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। मानसरोवर झील में जल की प्राप्ति बोखारचू नामक हिमानी या ग्लेशियर से होता है। इस ग्लेशियर से जल प्रवाहित होता है मानसरोवर लेक में और मानसरोवर लेक से सिंधु नदी का उद्गम होता है।
जैसा कि मैंने बताया, बोखारचू, हिमानी और मानसरोवर झीलें दोनों कैलाश रेंज पर स्थित है। कैलाश रेंज हमारे देश में स्थित लद्दाख रेंज की एक शाखा है। तिब्बत में इंडस नदी को सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शेरमुख, लायंस माउथ। अपनी जर्नी के दौरान सिंधु नदी कई सहायक नदियों से जल प्राप्त करती है, जैसे कि श्योक नदी, जस्कर नदी, पंचनाद शब्द, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलुज नदियों के लिए किया जाता है। यह सारी की सारी नदियां अपने जल को सिंधु नदी में विसर्जित करती हैं और अंततः सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। अगर हम बात करें सिंधु नदी की कुल लंबाई की, तो यह लगभग 2880 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है, अपने उद्गम से लेकर अपने मुख तक। इस मानचित्र में सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। यह बिंदु तिब्बत में है, जिसे बोखारचू ग्लेशियर या मानसरोवर झील के नाम से कह सकते हैं। यह उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई नंगा पर्वत पीक के पास यह अचानक से मुड़ जाती है, एक गॉर्ज महाखंड का निर्माण करते हुए, और पाकिस्तान में प्रवेश कर। पाकिस्तान के अंदर इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का जल समाहित हो जाता है। जो कुछ सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां इस प्रकार हैं। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम वेरिनाग नामक स्प्रिंग से होता है, नेचुरल स्प्रिंग से होता है, जो कि कश्मीर की घाटी में स्थित है। किशन गंगा नदी झेलम नदी की एक मुख्य शाखा है, सहायक नदी है किशन गंगा नदी। झेलम नदी बुलर झील और श्रीनगर से होते हुए प्रवाहित करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। झेलम नदी नदी विसर्पों का निर्माण करती है। यह विसर्पित मार्ग का अनुसरण करती है, इसीलिए कई सारी विसर्प नदी विसर्प झीलें बन जाती हैं, जिनको हम ऑक्सबो झील कहते हैं। डल झील का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, और जब यह जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो इसका नाम चिनाब हो जाता है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप होता है, और यह जम्मू और पंजाब के मध्य सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ब्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के समीप होता है। अगर हम बात करें रावी और ब्यास नदी, इनके उद्गम स्थानों के लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। दोनों का उद्गम क्षेत्र पास पास है। हिमाचल प्रदेश से होती हुई ब्यास नदी पंजाब में प्रवेश करती है, और पंजाब में ब्यास नदी, ब्यास रिवर सतलुज नदी से मिल जाती है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली, कुल्लू वैली से प्रवाहित होती है, और यह सतलुज से एक स्थान पर मिलती है जिसको कहते हैं हरीके। हरीके वह स्थान है जहां पर सतलुज नदी और ब्यास नदी का संगम होता है। सतलुज नदी सिंधु नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में स्थित रकस नामक झील से होता है। रकस लेक से इसका उद्गम होता है, जो कि मानसरोवर लेक के नियर स्थित है, और तिब्बत में इसे लांचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में शिपकिला पास से होते हुए प्रवेश करती है। भारत में हिमाचल प्रदेश से होते हुए यह नदी पंजाब में मिलती है, और पंजाब से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। अपनी यात्रा के दौरान ड्यूरिंग इट्स जर्नी सतलुज इज ज्वाइंड बाय 2 ट्राइब्यूटरीज, 2 सहायक नदियां इससे जुड़ती हैं। स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ब्यास जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। सिंधु नदी तंत्र पर कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं सरकार द्वारा। जो मुख्य प्रोजेक्ट है वह मैंने यहां पर दर्शाए हैं। बगलिहार प्रोजेक्ट जो कि चिनाब नदी पर स्थित है कश्मीर में। इसके अलावा मंगला प्रोजेक्ट झेलम में स्थित है। यह काफी विस्तृत है, दुनिया का 6वां सबसे बड़ा डैम है। यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा उरी प्रोजेक्ट एक और मुख्य प्रोजेक्ट है, जो कि
झेलम नदी पर स्थित है। यह भारत के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में स्थित है। चामेरा डैम रावी नदी पर स्थित है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट और नाथपा डैम यह सतलुज नदी पर स्थित है। पोंग डैम ब्यास नदी पर स्थित है। और तारबेला डैम जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यह इंडस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। तो यह कुछ मुख्य प्रोजेक्ट हैं जो कि सिंधु नदी तंत्र पर स्थित है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह पश्चिमी तिब्बत में होता है। पश्चिमी तिब्बत में उत्पन्न होकर यह नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और नामचा बरवा चोटी के समक्ष या अचानक से मुड़ती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से दो सहायक नदियां जुड़ती हैं, दिबांग और लोहित। लोहित का उद्गम चाइना में होता है। दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद यह असम में प्रवेश करती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम के मैदान से प्रवाहित होती हुई यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इन बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना रिवर। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी सहायक नदियां भूटान में भी विस्तृत हैं। अपनी लंबी जर्नी के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में कई सारी सहायक नदियां जुड़ती हैं। तीस्ता एक मुख्य सहायक नदी है। तीस्ता का उद्गम सिक्किम में होता है और सिक्किम से वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती हुई यह नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी से मिल जाती है। भूटान में मानस नदी एक मुख्य सहायक नदी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कमेंग और सुभानश्री सहायक नदियां हैं। एक और मुख्य सहायक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों को जुड़ती है इसके मुख के पास, जिसे कि हम बराक नदी कहते हैं। हालांकि बराक नदी ब्रह्मपुत्र की प्रत्यक्ष शाखा नहीं है, सीधे रूप से नहीं मिलती है, लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा नदी का निर्माण करती है तो उससे यह बराक नदी मिल जाती है मेघना नदी के रूप में। इसका जो उद्गम है वो छिमायंग डोंग ग्लेशियर से होता है जो कि कैलाश रेंज के पास स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, इसका तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है प्यूरिफायर। नामचा बरवा के समक्ष गॉर्ज बनाती हुई यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती, जहां इसे दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, बराक आदि नदियां इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। और वहीं कमेंग, सुबानश्री जो कि अरुणाचल प्रदेश से उत्पन्न होती हैं, मानस, संकोश, तीस्ता, रैडक, यह सभी इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बाढ़ लाने के लिए बदनाम है। ऐसा दो कारणों से होता है। एक तो यह नदी हिमालय क्षेत्र से बहुत सारा गाद या सिल्ट लेके आती है, और दूसरा इस क्षेत्र में बारिश काफी होती है। सो अधिक सिल्ट और अधिक बारिश के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। धनसिरी नदी जो कि इसकी मुख्य सहायक नदी है, नागा की पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका, और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है। संकोश नदी का उद्गम भूटान में होता है और असम में यह ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है। मानस नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और यह असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से जुड़ जाती है। सुभानश्री नदी व कमेंग नदी, जैसा कि मैंने बताया, सुभानश्री व कमेंग यह दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश से इनका उद्गम होता है और असम में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। तीस्ता के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तीस्ता सिक्किम से उद्गम होता है और इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, रंगीत व रांगपो। बराक नदी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम से प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा नदी से मिल जाती है। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम भागीरथी नदी के रूप में होता है
और देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। दोनों नदियों के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी का जो निर्माण है, उत्पत्ति है, वह भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से होती है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ नाम की हिमानी या ग्लेशियर से होता है और अपनी जर्नी के दौरान अलकनंदा से कई सहायक नदियां जुड़ती हैं। अलकनंदा से जुड़ने वाली जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है पिंडार, विष्णुगंगा और मंदाकिनी। यह तीनों नदियां अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग नामक जगह पर मिलती है। विष्णुगंगा का संगम अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में होता है और वहीं मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। So these are the three major tributaries of Alaknanda. After receiving water from these three tributaries, Alaknanda joins Bhagirathi at Devprayag. And after Devprayag, it is known as Ganga. गंगा नदी बांग्लादेश बॉर्डर के समीप स्थित फरक्का नामक जगह पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं और दूसरी शाखा भारत में प्रवाहित रहती है जिसे हुगली के नाम से जानते हैं। तो यह जो दो वितरिकाएं हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, इनका निर्माण फरक्का में होता है गंगा नदी से। हमारे देश में गंगा नदी 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। इट फ्लोज थ्रू 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी इट इज ज्वाइंड बाय मल्टीपल ट्राइब्यूटरीज। कई सारी सहायक नदियां इससे मिलती हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज आर ज्वाइनिंग गंगा फ्रॉम राइट साइड। ऑल दीज आर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज. Ganga is flowing in this direction. So this is Yamuna. Yamuna is the major right bank tributary. And other tributaries which join from north side, they are basically left bank. They are joining the Ganga river from left side. So river is flowing in this direction. This is left of the river. This is right of the river. जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है यमुना। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है जो कि बंदरपूंछ पर स्थित है। यमुना रिवर उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अपनी जर्नी के दौरान यमुना नदी में कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं जैसे कि चंबल, बेतवा, सिंध एंड केन नदियां। चंबल एक मुख्य सहायक नदी है यमुना नदी की। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मालवा के पठार में होता है और यह एक गॉर्ज या महाखंड से प्रवाहित होती हुई यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है। इस पर कई सारे बांध बने हुए हैं, डैम्स बने हुए हैं। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, यह 3 मुख्य परियोजनाएं हैं जो कि चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है पार्वती एंड बनस। यह 2 मुख्य सहायक नदियां हैं जो कि चंबल से मिलती हैं। पार्वती मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, वही बनस पूर्वी राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसके अलावा गंडक इज अनदर मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंडक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल रीजन, नेपाल हिमालय, और नेपाल से उद्गम के पश्चात यह नदी बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम 2 नदियों के रूप में होता है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, और नेपाल में यह धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट नामक चोटियों के मध्य में प्रवाहित होती है। घाघरा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। द घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न तिब्बत एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू नेपाल, यूपी एंड बिहार, इट ज्वाइंस द गंगा। तो घाघरा नदी गंगा को बिहार क्षेत्र में ज्वाइन करती है। शारदा, जिसे कि काली नदी से भी जाना जाता है, इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। इसे काली नदी या काली गंगा के नाम से पर्वतीय क्षेत्र में जाना जाता है, और जब यह मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती तो इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। राप्ती रिवर इज अनदर ट्राइब्यूटरी ऑफ घाघरा विच फ्लोज इन द ईस्टर्न यूपी। कोसी रिवर, जिसे बिहार के शोक के नाम से जाने जाता है, इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में होता है और नेपाल से प्रवाहित होती हुई यह नदी बिहार में
गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है उसका नाम है अरुण, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है। और नेपाल में यह सोन कोसी और तमुर कोसी नामक नदियों से मिलती है। तीनों नदियों के संगम से सप्त कोसी का निर्माण होता है, जो कि भारत में बिहार क्षेत्र में गंगा नदी से जुड़ जाती है। रामगंगा एक और मुख्य सहायक नदी है गंगा नदी की, जिसका उद्गम उत्तराखंड में होता है, गढ़वाल क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश में यह नदी गंगा नदी से जुड़ जाती है। दामोदर इज अनदर रिवर। दामोदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड, और झारखंड व वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती हुई यह नदी हुगली नदी से जुड़ जाती है। दामोदर नदी एक रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी जिसे बोलते हैं, और इसकी घाटी में कोल के भंडार पाए जाते हैं। बराकर इसकी एक मुख्य शाखा है। इसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह नदी बंगाल में फ्लड लाने के लिए कुख्यात थी। लेकिन इस नदी पर कई सारे बांध बनाए गए और इसके पश्चात अभी बाढ़ पर नियंत्रण है। पंचेट एक मुख्य डैम है जो इस नदी पर स्थित है। शारदा नदी, जैसा कि मैंने बताया, इसका उद्गम मिलान ग्लेशियर से होता है। इसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और यह घाघरा नदी की मुख्य सहायक नदी है। महानंदा रिवर पश्चिम बंगाल से उद्गम होता है इसका, और बिहार में यह गंगा नदी से जुड़ जाती है। सोन नदी गंगा की एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जिसका उद्गम अमरकंटक क्षेत्र में होता है। अमरकंटक सतपुरा पर्वत श्रेणी की एक छोटी है। सोन नदी बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। रिहंद, गोपद व नॉर्थ कोयल यह मुख्य सहायक नदियां हैं सोन नदी की। गंगा नदी तंत्र पर कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्थित हैं। बन सागर डैम व इंद्रापुरी बैराज सोन नदी पर स्थित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर डैम, ये जैसे कि मैंने बताया, चंबल नदी पर स्थित है। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, और वहीं पंचेट डैम दामोदर नदी पर स्थित है झारखंड स्टेट में। प्रायद्वीपीय नदियां, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, और पश्चिमी घाट से उद्गम होने के पश्चात यह नदियां दो दिशाओं में प्रवाहित होती। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में मिल जाती हैं, दे डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी, और वहीं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं, दे ड्रेन देयर वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। प्रायद्वीपीय पठार अपवाह तंत्र और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, these are some major eastward flowing rivers. They form deltas. Some of the small eastward flowing rivers जैसे कि पेन्ना, सुबर्ण रेखा, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, दे डोंट फॉर्म डेल्टा। अगर हम मुख्य नदियों की बात करें तो सुबर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, और यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से प्रवाहित होते हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ब्राह्मणी एक और मुख्य नदी है जिसका उद्गम झारखंड क्षेत्र से होता है, और उड़ीसा में यह नदी महानदी के साथ एक डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी का उद्गम बस्तर क्षेत्र से होता है। यह छत्तीसगढ़ के मैदान और उड़ीसा से प्रवाहित होती हुई डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे कि शिवनाथ, हासदो, मांड, टेल, ओंग। ऑल दीज आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। महानदी के दक्षिण में एक और मुख्य नदी है जो कि उड़ीसा में उद्गम होता है जिसका, और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। दिस रिवर इज नोन एज वंशधारा रिवर। वंशधारा नदी के दक्षिण में गोदावरी नदी स्थित है जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम त्रिंबक नामक पठार से होता है, और उद्गम के पश्चात यह नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और एक डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी के साथ। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे कि इंद्रावती, वर्धा,
जो कि वर्धा और पेनगंगा, ये नदियां इससे जुड़ती हैं। अंत में वर्धा और पेनगंगा मिलकर प्राणहिता नाम की नदी बनाती हैं। तो प्राणहिता, इंद्रावती, शिमशा, शिमशा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी। उड़ीसा की तरफ से एक नदी इससे जुड़ती है, इसका नाम है सबरी। सो सबरी, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सारी की सारी ट्राइब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी का ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है। इसका ड्रेनेज बेसिन 7 स्टेट्स में फैला हुआ है: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित है। यह नदी गोदावरी नदी के साथ डेल्टा बनाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। मूसी का उद्गम हैदराबाद में होता है, हैदराबाद इसी नदी पर स्थित है। कोयना, कोयना एक और मुख्य शाखा है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो यह कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी के दक्षिण में एक और नदी है जिसका नाम है पेन्ना। यह कर्नाटक में बेंगलोर के समीप स्थित नंदी हिल्स से इसका उद्गम होता है और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हुई यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। साउथ ऑफ पेन्नार एक और रिवर है, दैट इज नोन एज पलार। साउथ ऑफ पलार देयर इज पोन्नैयार। दीज आर फ्यू स्मॉल रिवर्स एंड देन देयर इज कावेरी रिवर। कावेरी रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ. So if there is question regarding Dakshin Ganga, then Godavari, Ganga of the south, then Kaveri River. Kaveri River originates from Kurg region. There are Brahmagiri hills in this area from where it originates. और कर्नाटक में उद्गम के पश्चात यह नदी तमिलनाडु से प्रवाहित होती हुई एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है तंजाउर डेल्टा। तो तंजाउर डेल्टा कावेरी नदी के डेल्टा को कहते हैं। कर्नाटक पठार से तमिलनाडु मैदान में उतरते हुए यह नदी 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है: शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल और दूसरा होगे नक्केल वाटरफॉल। यह 2 मुख्य वाटरफॉल हैं जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी के दक्षिण में एक और स्मॉल नदी है जो कि तमिलनाडु में स्थित, जिसका नाम है वैगई नदी। सो वैगई नदी एक और छोटी नदी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यह थी प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां हैं जैसे लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली रेंज से होता है और यह राजस्थान प्लेन से प्रवाहित होती हुई कच्छ क्षेत्र में खो जाती है। रन ऑफ कच्छ नामक क्षेत्र में अपना जल विसर्जित करती है। इसके जल के वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के कारण यहां नमक इकट्ठा हो जाता है, इसलिए यह एक लवणीय क्षेत्र है जिसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं। साबरमती एक और मुख्य पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। साबरमती का उद्गम अरावली क्षेत्र से होता है राजस्थान में और गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। माही रिवर ओरिजिनेट्स इन मालवा प्लेट्यू रीजन, मध्य प्रदेश, एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू राजस्थान एंड गुजरात इट अगेन डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन गल्फ ऑफ खंबात। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक रीजन जस्ट नियर द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ सोन और यह एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होती हुई पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। इस नदी के उत्तर में विंध्या श्रेणी है और वहीं इसके दक्षिण में सतपुरा नाम की श्रेणी स्थित है। नर्मदा नदी का जो बेसिन है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। तापी नदी एक और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है। यह नदी सतपुरा और अजंता नाम की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से प्रवाहित होती है। यह नर्मदा नदी के समान तापी नदी भी एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अन्य पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह है जुआरी नदी। जुआरी नदी गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित एक और नदी है जिसका नाम है मांडोवी। मांडोवी नदी का उद्गम कर्नाटक में होता है जहां इसे महादाई नाम से जाना जाता है और गोवा से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरबियन सागर में मिल जाती है। दूध सागर waterfalls are situated on Mandovi river. They are very famous. South of Mandovi river in Karnataka there is a famous river that is known as Saravati river. The Saravati river forms very famous Jog falls or Garsoppa falls. Jog falls are also known as Garsoppa.
Jog or Garsopa falls are situated on Saravati river. In Kerala, there are so many westward flowing rivers. The important ones are Periyar river, Pamba river, Bharatpura river. These are important rivers which flow westward. So that is all about drainage system. There are so many multi-purpose projects which are situated on the peninsular rivers. Doleshwar Barrage, Sri Ram Sagar Reservoir, Polavaram Dam, Triambakeshwar Dam, Jaikawadi Dam. All of them are situated on the Godavari River. The Nizam Sagar project is situated on Manjira River, which is tributary of Godavari. Jurala Reservoir, Nagarjun Sagar Dam, Prakasham Barrage, Almaty Dam, which is very famous, Sri Sailam Dam, they are all located on Krishna River. Osman Sagar is on the Musi River, which is tributary of Krishna River. In the same way, Dhupdal Reservoir and Hidkal Reservoir are on Ghat Prabha River, which is important tributary of Krishna River. Bargi Dam, Kolar Dam, Omkareshwar Multipurpose Project, Sardar Sarovar Project and Indira Sagar Project are located on the Narmada River. Sardar Sarovar is the major project on this river. Hirakud Dam is situated in the Mahanadi River in Odisha. Krishna Raj Sagar Dam and Mettur Dam, they are situated on Kaveri River. In the same way, Banasura Sagar Dam is on the Kabini River, which is the tributary of Kaveri, which originates from Kerala. Rengali Dam is situated on Brahmani River, which originates from Jharkhand and flows in Odisha. Now let's discuss about difference between Himalayan and peninsular drainage system. Himalayan rivers are perennial, means they have water throughout the year. वर्ष भर इन नदियों में पानी रहता है क्योंकि इन नदियों में जल की प्राप्ति वर्षा व हिम पिघलन दोनों से होती है। हिमालय की जो ग्लेशियर्स हैं वह शुष्क ऋतु में, ड्राई सीजन में हिमालय की नदियों को जल प्रवाहित करती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, इन नदियों में जल केवल मानसून के दौरान रहता है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन दे ड्राई अप। लेकिन कावेरी एक ऐसी दक्षिण भारत की नदी है जिसमें जल वर्ष भर रहता है क्योंकि इसके निचले भाग में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है। वहीं कावेरी नदी के ऊपरी भाग में, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट, इसका मतलब है कि हिमालय की नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत क्षेत्र के बनने से पहले हुआ था। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेटेड बिफोर ओरिजिन ऑफ हिमालय, और यही कारण है कि हिमालय की नदियां तिब्बत से भारत की ओर प्रवाहित होती हैं क्योंकि वह एंटीसीडेंट है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स आर कॉन्सिक्वेंट, इनका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण के पश्चात हुआ है। हिमालयन रिवर्स हैव एक्सटेंसिव बेसिन्स, काफी विस्तृत बेसिन है। कुछ नदियों का बेसिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के क्रॉस फैला हुआ है, जैसे इंडस रिवर बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है वह चाइना, भारत, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों में विस्तृत है। इन नदियों का ड्रेनेज बेसिन, जल ग्रहण क्षेत्र काफी विस्तृत है। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, मॉडरेट टू स्मॉल है, लघु से मध्यम तक रहता है। हिमालयन रिवर्स हैव यूथफुल टोपोग्राफी, they originate from Himalaya and they create waterfalls and very steep sided gorges, V-shaped valley, जिसको बोलते हैं यूथफुल टोपोग्राफी। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रौढ़ावस्था में है, मैच्योर स्टेज में है। दे हैव यू शेप्ड वैली और इनका प्रवाह भी थोड़ा मंद है, स्लो वेलोसिटी से फ्लो करती है। हिमालयन रिवर्स हैव कॉज इंटेंसिव इरोजन इन हिमालयन रीजन, अपरदन काफी तीव्र रहता है हिमालय क्षेत्र में क्योंकि नदियों का प्रवाह तीव्र है और चट्टानें कमजोर है, संरचनात्मक रूप से कमजोर चट्टानें पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपेक्षाकृत कम इरोजन करती हैं क्योंकि उनका वेग कम है, दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, और प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें अपेक्षाकृत मजबूत हैं। हिमालय की नदियां उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होते हुए नदी विसर्प या मियंडरिंग पाथ को फॉलो करती हैं। बिकॉज ऑफ मियंडरिंग दे क्रिएट ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक इज वेरी स्टीप, जिसको बोलते हैं स्लिप ऑफ स्लोप। और वहीं प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपेक्षाकृत
सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं, दे फॉलो स्ट्रेट पाथ, क्योंकि यहाँ की चट्टानें हार्ड हैं और नदियों के लिए उनका कटाव करना संभव नहीं रहता है, इसलिए वह सीधे रास्ते का अनुसरण करती हैं। हिमालयन रिवर्स फॉर्म ह्यूज फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टास। इसका मुख्य कारण यह है कि हिमालय की नदियां हिमालय क्षेत्र से काफी सिल्ट या गाद लेकर आती हैं और यह सिल्ट और गाद और सेडिमेंट डिपॉजिट करते हुए विस्तृत मैदान और डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय पठार की ज्यादातर नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं क्योंकि अवसाद कम होते हैं। केवल कुछ नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती हैं और इन नदियों का डेल्टा हिमालय की नदियों के डेल्टा से अपेक्षाकृत छोटा है। हिमालयन रिवर्स फॉलो डेंड्राइटिक पैटर्न ओवर द प्लेन, दो इन हिमालय एरिया दे हैव ट्रेलिस पैटर्न, but over plain area they have dendritic pattern, whereas in peninsular region the rivers follow trellis and rectangular pattern, as I told you earlier. So these are few differences. यह कुछ अंतर है हिमालय ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के मध्य। अब बात करते हैं एनुअल यील्ड ऑफ वाटर, वर्ष में किस नदी से कितना जल प्रवाहित होता है। तो अगर भारत में वर्षा के कुल जल की बात करें तो उसका लगभग 34%, 33.8% भाग ब्रह्मपुत्र नदी से प्रवाहित होता है। मतलब एनुअल यील्ड ऑफ वाटर के संदर्भ में यह नदी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जल इसी नदी से प्रवाहित होता है और उसके पश्चात गंगा, गोदावरी, इंडस, महानदी, कृष्णा और नर्मदा नदियां आती हैं। तो यह है एनुअल यील्ड ऑफ वाटर। एनुअल यील्ड ऑफ वाटर में ब्रह्मपुत्र नदी का स्थान गंगा नदी से ऊपर है। और एक और बात है, गोदावरी नदी का एनुअल यील्ड ऑफ वाटर, वार्षिक जल का जो फ्लो है वो गोदावरी नदी का इंडस नदी से ज्यादा है। कुछ क्वेश्चंस नदियों पर स्थित शहरों के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम क्षेत्र में स्थित है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आगरा शहर यमुना नदी पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी पर, अहमदाबाद साबरमती नदी पर, बद्रीनाथ अलकनंदा पर, बरेली शहर रामगंगा रिवर पर, कुरनूल तुंगभद्रा नदी पर, दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर, हैदराबाद मूसी नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, नासिक गोदावरी नदी पर और वहीं सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। तो यह था हमारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मुख्य जानकारी। थैंक यू।